चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे खास हस्ती अशोक मस्ती जी की, और वो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं रूबरू करवा देता हूं उनको आपसे। अशोक मस्ती जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, गुड इवनिंग, कैसे हैं सब? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप सुनाओ सर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, फैंटास्टिक। चलिए ऑलवेज सर, मस्त। शुरुआत इसी बात से कर लेते हैं कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में पूरी दुनिया त्रस्त है। हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर इस वक्त ये बहुत ज्यादा अपना कहर बरपा रहा है। तो ऐसे आपातकाल के इस दौर में बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग घरों में कैद हैं। अगर मैं हमारे अशोक मस्ती जी की बात करूं तो वो आजकल किस तरह से अपना वक्त बिता रहे हैं? जैसे सब बिता रहे हैं। जी। मैं तो ये कहूंगा कि पहले तो खास खबर के सभी दोस्तों को, देखने वालों को सत श्री अकाल, सलाम। और जैसे सब लोग अपने अपने घरों में, लॉकडाउन है जिस तरीके से, सब लोग अपने अपने घरों में 24 घंटे सिर्फ यही सोच रहे हैं कि कब लॉकडाउन खुलेगा। और फिर भी प्रधानमंत्री जी के जो आह्वान का वो लोग वो कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सब लोग, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। सुबह रियाज करता हूँ, फिर वर्कआउट करता हूँ, फिर अपना खाना पीना खा के थोड़ा रेस्ट करता हूँ, शाम को फिर रियाज और ऑनलाइन ये सब चीजें चल रही हैं। सोशल नेटवर्किंग आजकल माध्यम बना हुआ है लोगों से जुड़ने का, तो उसी तरीके से आप लोगों से जुड़ पा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे स्काइप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया पे जितनी भी हमारी हाजिरी लग सकती है, कोशिश करते हैं कि लोग उससे जुड़े रहें। वही अशोक मस्ती जी, सबसे पहले नाम को लेकर थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए आपका जो नाम है अशोक मस्ती, और उसी तरीके का आपका अंदाज भी जब आप स्टेज पर होते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो लोगों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन अशोक सचदेवा से अशोक मस्ती जो नाम पड़ा, उसके पीछे की थोड़ी कहानी क्या हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। बेसिकली जैसे कि सब जानते हैं कि मेरा जो जन्म है वो गिद्रबाहा डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर में हुआ है, जहाँ से गुरदास मान साहब इस दुनिया को पंजाबी मौसीकी के साथ जिन्होंने पूरी समस्त दुनिया को जोड़ा और अपने एक डिफरेंट अंदाज से उन्होंने पूरी दुनिया को कायल किया। मैं उन्हीं को देख के गाना मैंने शुरू किया। तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे गाते हुए देखा तो उनका पहला ये सवाल था कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा जी मेरा नाम अशोक सचदेवा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारी परफॉर्मेंस और तुम्हारे अंदाज के साथ ये सचदेवा नाम कम मैच करता है, तो मैं काम करो, तुम्हारा कोई तखल्लुस होना चाहिए, उपनाम होना चाहिए, तो कुछ मस्ती, मस्ताना या ऐसा कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने मस्ती तखल्लुस उन्होंने दिया, और जो आज तक मेरे साथ। अच्छा, गुरदास मान जी का आपने जिक्र किया, जब आप मंच पर गाना गा रहे थे, शुरुआत की मैं बात करूं, ये किन दिनों की बात है जब गुरदास मान जी ने आपको सुना? उम्र के लिहाज से पूछूं, कितनी उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? मैं 13-14 साल का रहा हूँ। यानी तब से स्टेज पर आप परफॉर्म कर रहे हैं? जी। तो उस वक्त आप कौन से गाने ज्यादा गाते थे? उसमें धार्मिक ज्यादा होते थे, फिल्मों के गाने, या किसी खास कलाकार के गाने ज्यादा आप गुनगुनाते थे? मैं सिर्फ गुरदास मान साहब के गाने गाता था शुरुआत में। जी। गुरदास मान जी को तो ज्यादातर जो पंजाब के गायक हैं, जितने भी लोग हैं, वो अपना जो है आदर्श समझते हैं। तो आपसे हम चाहेंगे कि पहले शुरुआत उन्हीं से करेंगे। हालांकि आपके जो ग्लासी गानों की बात करें तो सबकी जुबान पे हैं, लेकिन जिनको पंजाब के जितने भी सिंगर अपना खास मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, उन्हीं के गाने से शुरुआत करना चाहेंगे। कौन सा गाना आपको ज्यादा बेहतर लगता है उनका? देखिए, मान साहब का जिस गाने से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई थी, जो मैंने पहली बार गाना गाया था स्टेज पे, वही गाना मैं आपकी नजर करता हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है। अभी उसका आप सेकंड वर्जन सुन रहे हैं जो मान साहब ने अभी पेश किया है, वो जो की बनू दुनिया था, ये उनकी जिंदगी का वो वाला गाना था जो शुरुआती दौर में उन्होंने गाया। जी स्वागत है। घग्गरे भी गए, फुलकारियां भी गईयां, कन्ना विच कोकरू ते वालियां भी गईयां, रेशमी दुपट्टे डोरे जालियां भी गईयां, कुंड भी गए ते कुंड वालियां भी गईयां, हुण चल पे वलैती बाणे, ओ की बनू दुनिया दा, सच्चे पातशाह वाह गुरु जाने, की बनू दुनिया दा। हाय, बहुत बहुत उम्दा सर। लेकिन मुझे जितनी जानकारी है आपके करियर को लेकर, मैंने जाना है, जितना समझा है, कि आपने शुरुआत तो थिएटर से करने की कोशिश की, एक्टिंग से करने की कोशिश की, लेकिन फिर एकदम से रुझान गानों की तरफ ज्यादा हो गया। हालांकि बचपन से आपके जहन में सिंगिंग है, लेकिन बीच में जो दौर आया, एक ऐसा भी दौर आया, चंडीगढ़ में जाके आपने थिएटर किया और आप अभिनेता बनना चाहते थे। ये जो शौक है आपका, ये आपको कैसे महसूस हुआ कि मुझे करना है?
नहीं, इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है जो मैं कहना चाहूंगा। मैं बनना तो मैंने सिंगर ही चाहता था, मेरी लाइफ का कोई और मिशन नहीं था कि मुझे कुछ और करना है। लेकिन जब मैं चंडीगढ़ स्ट्रगल के टाइम में गया तो उन दिनों में चंडीगढ़ में एक थिएटर ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया बतौर सिंगर। लेकिन वहाँ के जो डायरेक्टर साहब थे हमारे, उन्होंने कहा कि जी आपको हम बतौर सिंगर तभी रख सकते हैं अगर आप एज एन एक्टर हमारे ग्रुप में काम करोगे। तो कह रहे मरता क्या ना करता, तिनके वो डूबते को तिनके का सहारा वाली बात थी। घर से मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था कि अपना घर लेके यहाँ रेंट पे मैं चंडीगढ़ में रह पाता। तो मुझे छत मिलनी चाहिए थी और स्टेज मिलनी चाहिए थी। मैंने कोशिश की, तो उनके बतौर एक्टर मैंने काम किया 2 साल। लेकिन उसका मुझे बेनिफिट ये हुआ कि जो मेरी स्टेज परफॉर्मेंस है उसमें एक कॉन्फिडेंस जो आता है, एक जो कॉम्पोजिशन आती है स्टेज कॉम्पोजिशन, वो थिएटर के माध्यम से आई। तो मुझे लगता है कि आज अगर मेरे चाहने वाले, मेरे जानने वाले या मेरे फैंस मुझे एज एन परफॉर्मर पसंद करते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो थिएटर बैकग्राउंड है जो मुझे गिफ्ट में मिली, जो मैं चाहता नहीं था। लेकिन उसके बाद मुझे थिएटर का फायदा बहुत मिला। जो थिएटर जब आपने शुरू किया और जैसे आपने कहा कि उसके पीछे वजह ये नजर आई, तो अभिनेताओं की मैं बात करूं तो आपके जहन में ये भी चल रहा होगा कि अगर इसमें कामयाबी मिलती है तो फिर क्या दिक्कत है, इसमें क्या बुराई है। तो आपके जहन में पंजाबी जो जितने भी कलाकार रहे, चाहे धर्मेंद्र की बात करें, सनी देओल की बात करें, वो तमाम बड़े, सुनील दत्त की बात करें, ऐसे बड़े बड़े स्टार रहे हैं, तो उनको देख करके कहीं ना कहीं जहन में ये तो आता होगा कि क्यों ना मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। नहीं, मेरे दिमाग में कभी बतौर एक्टर बनना का कुछ ज्यादा कभी नहीं आया। हालांकि जब मैं थोड़ा सिंगर एज एन सिंगर एस्टेब्लिश हुआ तब बड़े लोग बोलते थे कि यार आपको फिल्मों में जाना चाहिए, आप दिखते ठीक हो, या आपका जो बड़ा अच्छा सर, बड़ा अच्छा दिखते हैं आप, ठीक नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कद काठी भी, जिस लिहाज से देखें आपके बॉडी स्ट्रक्चर भी बड़ा अच्छा, उसको लेकर भी मैं बात करूंगा कि इसके पीछे क्या कहानी है। जी जी, धन्यवाद। तो लेकिन बस मैं सिंगर ही बनना चाहता था, क्योंकि मैं पहले ही अर्ज किया कि मैं गुरदास मान साहब का फॉलोअर हूँ। तो मेरी भी एक ही इच्छा थी कि लोग मुझे स्टेज पे सुने, लोग मुझे मेरे गानों पे डांस करें, मेरे को पसंद करें, मेरे साथ पिक्चर्स करवाएं, मेरे ऑटोग्राफ लें और मैं जिंदगी में एज बतौर गायक ही एस्टेब्लिश हूं। जी, चलिए, ये तो आपने जिक्र किया, लेकिन अब ग्लासी की थोड़ी बात कर लेते हैं, कद काठी को लेकर भी बात करेंगे। ग्लासी जो गाना है उसमें ऐसा लगता है कि जैसे ग्लासी शब्द का इस्तेमाल होते ही शराब से इसको कनेक्ट कर देते हैं लोग, जितने भी लोग हैं। लेकिन इस गाने के पीछे जो शुरुआत की मैं बात करूं, पहला जब ग्लासी 1 आया उसकी जो यात्रा रही वो कैसी रही, और उसके बाद ग्लासी 2 भी है, उसको लेकर भी बात करेंगे। ग्लासी 1 आपसे सुनना भी चाहेंगे, लेकिन इसकी जो यात्रा थी वो किस तरह से रही, ये कैसे जहन में आया कि ये गाना आ जाना चाहिए आवाम के बीच में। देखिए, ग्लासी, पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि पंजाब एक संपन्न स्टेट है। पंजाब में अगर आप देखें खुशहाल लोग हैं, हर मौके खुश रहते हैं, हर मौके पे बहाना ढूंढते हैं डांस करने का, दारू पीने का, एंजॉय करने का। मस्ती करने का। जी, प्रॉस्पेरिटी है पंजाब की मिट्टी में, है पंजाब के लोगों में, है पंजाब की जिंदगी जीने का स्टाइल है लोगों का। तो वो शराब अगर किसी गाने का एक वर्ड हिस्सा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग शराब को प्रमोट कर रहे हैं। तो बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जो आप डांस करते करते आपको लगता है कि शराब की ग्लासी भी आपने दिखा दी। तो मैं नशे प्रमोट नहीं करता, पहली बात तो ये क्लियर करना चाहूँगा। दूसरी बात, ग्लासी जब बना, ग्लासी हमारी एल्बम में गाना ये था नहीं, हमारी एल्बम ऑलरेडी तैयार हो चुकी थी। लेकिन मेरे कुछ दोस्तों की राय थी कि अभी आपकी इस एल्बम में अभी तक कुछ ऐसा ट्रैक नहीं है जो एक इंटरनेशनल लेवल पे हिट हो सके। तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जीत कलसी जी, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि कोई ऐसा गाना बनाया जाए जो वेस्टर्न म्यूजिक के साथ हो, ताकि यंगस्टर को उसके साथ बांधा जा सके। जी। तो हनी सिंह उन दिनों में अपने लिए काम ढूंढ रहे थे। तो हनी सिंह मेरे पास आए कि पाजी मुझे आपकी आवाज दीजिए। तो हनी सिंह ने वो मेरी आवाज लेके गाना बनाया। उससे पहले उनका कोई गाना आया नहीं था। इस गाने से वो इंट्रोड्यूस हुए, ये गाना सुपरहिट हुआ, और फिर तो आपको पता ही है कि इस गाने की वजह से पंजाबी म्यूजिक में रेवोल्यूशन आया, और उसके बाद बॉलीवुड के दरवाजे पूरी तरह से खुले पंजाबी म्यूजिक के लिए। ये बेहतर शुरुआत हुई। हनी सिंह को लेकर आपने बात की, जब शुरू में हनी सिंह एजन इस इंडस्ट्री में आए, तो उस वक्त के हनी सिंह में और आज के हनी सिंह में कितना बदलाव आप देखते हैं? देखो, इंसान तो वक्त के साथ थोड़ा बहुत तो बदलता ही है, लेकिन उसके म्यूजिक में डे बाय डे निखार ही आ रहा है। डे बाय डे उसके म्यूजिक में मैच्योरिटी आ रही है, मेलोडियस हो रहा है। सो जो आर्टिस्ट है वो बेसिकली
मैं ये मानता हूँ कि आर्टिस्ट एक दिल से जीने वाले लोग होते हैं। तो उसको कौन सी बात अच्छी लग जाए, किस बात में वो खुश हो जाए, किस बात में वो डिप्रेस्ड हो जाए, ये दुनिया की आज तक कोई साइंस बता नहीं पाई। तो हर आर्टिस्ट का अपना एक मिजाज है। हनी सिंह ग्रो कर रहे हैं और दोबारा से उसकी हेल्थ ठीक हुई है, अब वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि उसकी हेल्थ अच्छी रहे और उसका जो म्यूजिक हम लोग आनंद लेते रहे आने वाले टाइम में। मस्ती बाजी, पहले गाने का थोड़ा आनंद ले लेते हैं आपके ग्लासी वन की, जो कुछ पंक्तियां आप गुनगुना दीजिए और उसके बाद ये भी पूछेंगे आपसे व्यक्तिगत जिंदगी में कितना ग्लासी से आप कनेक्ट हैं। पहले गाने को लेके बात कर लेते हैं जी। ठेकियां ते नित खड़के हो, ठेकियां ते नित खड़के गलासी तेरे नां ते नी मुंडियां च नित खड़के गंडासी तेरे नां ते, पलकों पे तेनू ये बिठाई फिर दे, टैटू तेरे नाम दा कराई फिर दे, पलकों पे तेनू ये बिठाई फिर दे, टैटू तेरे नाम दा कराई फिर दे, तेरे पीछे लखा उड़ाई फिर दे, फोटो तेरी बाल पे लगाई फिर दे, मुंडे सारे पीछे घूमदे सोनिए, मुंडे सारे पीछे घूमदे, मर न जाए लड़ लड़ के, ठेकियां ते नित खड़के गलासी तेरे नां ते। बहुत उम्दा सर। आज भी ऐसा लगता है कि जीवन जब भी आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं इस गाने को, तो पैर थिरकने को मजबूर हो जाते हैं। और वाकई में बहुत बेहतरीन ये गाना। जब भी हम पहले जब इस गाने को सुनते थे, अगर हम अपने दौर की बात करें तो चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से व्यक्ति रहा हो, चाहे हरियाणा से हो, पंजाब से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली कल्चर का हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, ये गाना हर शादी पार्टी में बजता रहा और आज भी उतना ही इसका चार्म है इस गाने का। ये वाकई में आपने जो उस गाने को जीवंत कर दिया है हमेशा हमेशा के लिए। जब तक मैं कहूं कि म्यूजिक रहेगा तो ये गाना लोगों की जुबान पर रहेगा। लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि असल जिंदगी में हमारे मस्ती बाजी जो है वो ग्लासी से कितना कनेक्ट हैं। हालांकि शारीरिक रूप से आप बहुत स्वस्थ हैं और जो लोग ग्लासी से कनेक्ट होते हैं उनका शारीरिक जो स्ट्रक्चर वो बिगड़ जाता है। जी जी हाँ, मैं बिल्कुल ज्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ। कभी कभार दोस्तों की महफिल में कोई एक आधा वाइन का ड्रिंक ले लिया, अदरवाइज मैं बिल्कुल अपनी हेल्थ को लेके, अपनी आवाज को लेके मैं बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हर चीज इंसान के लाइफस्टाइल के साथ सूट करती है। मेरा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं शराब पीऊंगा तो मेरे चेहरे पे वो स्वेलिंग आएगी, मेरा सांस लंबा नहीं रहेगा, मैं गा नहीं पाऊंगा, मैं क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस एथलेटिक परफॉर्मेंस होती है। आपने वीडियोस देखे होंगे, बिल्कुल देखते हैं। 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे एक पूरी जैसे एथलीट काम करता है, उस तरीके से मैं स्टेज पे एथलेटिक परफॉर्म करता हूँ। तो अगर मैं ड्रिंक करूंगा, दारू पीऊंगा, तो मुझे लगता नहीं कि मैं सांस अपना लंबा बरकरार रख पाऊंगा। तो मैं अपने सेल्फिश हूँ, मैं अपनी हेल्थ के लिए, तो मैं इस सेल्फिशनेस को पसंद करता हूँ कि मैं अपनी हेल्थ को ज्यादा पसंद करूँ। अच्छा, ऐसे लोगों को सलाह भी आपसे हम चाहेंगे कि आप दें जो लोग शराब के ज्यादा आदी हैं, नशा ज्यादा करते हैं, तो आपसे कहने का वो सीख ले सकते हैं इस वक्त। हमारा मकसद भी है कि इस लॉकडाउन के दौरान लोग तनाव में हैं, लेकिन उनको आप अपनी तरफ से कुछ टिप्स देंगे कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नशे से दूर रहें, जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमारे खास इस प्रोग्राम में। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि शराब पीने से इंसान का शरीर खराब नहीं होता, सिर्फ उसकी आत्मा भी खराब हो जाती है। आपकी ज़हनियत जो है वो डिसीजन लेने के लायक नहीं बचती, और आप कुछ भी फैसले लेते हैं तो शायद वो आपकी जिंदगी के लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं होते। तो शराब तो एक ऐसा नशा है जो बहुत सारी प्रॉब्लम साथ लेके आता है। सिर्फ शराब अकेली, जो कोई भी नशा आप करते हैं वो नशा अकेला नहीं आता, उसके साथ बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। उसके साथ डिप्रेशन आता है, उसके साथ घर की लड़ाई आती है, उसके साथ पैसे की बर्बादी आती है, उसके साथ समाज से लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वही बात, सोसाइटी का आज एक कल्चर फैशन बन गया है कि लोगों को लगता है कि अगर हम शराब नहीं पियेंगे, हम स्मोक नहीं करेंगे, तो शायद हम हीरो टाइप नहीं लगेंगे। बट मुझे लगता है कि आज के दौर में वही हीरो है, वही अच्छे सुंदर लोग लगेंगे जो नशा नहीं करेंगे। तो और इस वक्त हमारे दर्शक स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, अशोक मस्ती जी को नशा बिल्कुल नहीं करते और आज भी बॉडी फिटनेस की जहां तक बात आती है वो उतनी वैसी नजर आ रही है जो आज से 15-16 साल पहले दिखती थी। जी जी जी। अशोक मस्ती जी, ये आपने परफॉर्मेंस को लेकर बात की, एथलेटिक्स आपका एक तरह से मैंने देखा है, आप बड़े मस्ती के साथ उछल कूद करते हो, एंजॉय करते हो। लेकिन एंजॉय करने की बात जब आती है, एक तो हिंदुस्तान की बात करें और एक हिंदुस्तान से बाहर की बात करें, दोनों अलग अलग जगह हैं, प्लेटफॉर्म दोनों अलग तरीके के हैं। तो भारत में स्टेज शो करना और भारत से बाहर स्टेज शो करना, दोनों में डिफरेंस तो होगा।
देखिए, हिंदुस्तान में अभी हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो हमारा जो इस वक्त का यूथ है, इस वक्त का जो दौर है, वो फुल ऑफ मस्ती है, फुल ऑफ पैशन है। लोग आते हैं, जैसे ही एक धुन बजती है, लोग डांस करना पब्लिक शुरू कर देती है और लोग एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर फॉरेन की बात करें, हम बाहर जाते हैं तो लोग आराम से, इत्मीनान से बैठ के शो सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो लोग हिंदुस्तान पोइट्री, पंजाबी लिरिक्स को डेप्थ के साथ सुनना पसंद करते हैं। तो लेकिन वहां भी मस्ती होती है, लेकिन वहां पे डांस लोग क्राउड में कम करते हैं। पहले सुनते हैं 2-3 घंटे, उसके बाद थोड़ा सा उनको लगता है कि चलो अब हमारा शो देखने का मकसद पूरा हो गया, उसके बाद थोड़ा बहुत एंजॉय भी करते हैं। अच्छा, ये बदलाव है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, परिवार को लेकर बात कर लें थोड़ी सी, क्योंकि परिवार, जैसे आपने शुरू में कहा कि बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति की बात करें तो वो उतने बेहतर नहीं होती है, लेकिन हमारे कल्चर में एक जिंदा दली है, चाहे वो पंजाबी कल्चर की बात करें या फिर जो नॉर्थ इंडिया में कुछ एक हरियाणा का भी इलाका ऐसा है जिनमें एक जिंदा दली है, वो परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है। आपको मैं पूछना चाहूं, परिवार से कितना सहयोग मिला? परिवार में जितने लोग रहे, चाहे परिवार में भाई हैं, बहन है, माता पिता है, उन्होंने कितना सहयोग किया कि अशोक मस्ती को फ्री छोड़ दिया जाए, उनको अपने हिसाब से जिंदगी जीने दी जानी चाहिए? देखिए, हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है। मेरी 6 बहनें और मैं सबसे छोटा था, और एक मेरे बड़े भाई हैं। तो मेरे परिवार में मेरे पिताजी अकेले कमाने वाले थे, तो उनका ये होता था कि दोनों भाई मिलके कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे घर की गरीबी दूर हो, बेटियों की शादी हो। तो कभी भी उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया म्यूजिक के लिए। उनको लगता था कि नहीं, ये कोई फ्री फंड के काम है, इसमें ज्यादा कैरियर कॉन्शियस कोई होता नहीं है, तो फिर ये और कुछ करेगा भी। लेकिन मेरे जहन में एक ही बात थी कि मुझे अपने पिताजी की जिंदगी नहीं जीनी है। जिस तरीके से वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझते हुए मुझे हमेशा दिखाई दिए, तो मुझे उनको इस जिंदगी से निकालना, और तो मुझे लगता था कि मैं गाँव बजाऊंगा तो शायद मैं अच्छे तरीके से उसको फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर कर पाऊंगा। तो मैंने उनकी बात सुनी नहीं, हालांकि मैंने बड़ी बार मार भी खाई। मेरा बड़ी बार उन्होंने इस बात के लिए मना भी किया कि तुम ये काम नहीं करोगे। लेकिन जैसे जैसे अच्छा, उस वक्त बचाता कौन था? माँ बचाने सामने आती थी, भाई आते थे, या बहनें आती थी? ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि परिवार के जो और लोग होते हैं वो बचाने आ जाते हैं सामने, जो छोटे बड़े भाई बहन होते हैं। हमेशा माँ ही आती थी, हमेशा माँ आती थी, वो बचाती थी। और वो कई बार लड़ पड़ती थी पिताजी के साथ कि क्यों बार बार एनु करन दे जो करना तो उन्होंने भी हमेशा वर्ड दे। तो माता हमेशा बचाती थी, वही मुझे थोड़े बहुत पैसे देती कि ट्यूशन ले ले, हारमोनियम सीख ले, या इस टाइप से। लेकिन जैसे तो थोड़े दिनों बाद अखबारों में आना शुरू हुआ, लोगों ने बताना शुरू किया जी आपका लड़का तो कल वहाँ में अच्छा गाया, वहाँ से इनाम जीत के लाया, वहाँ के पेपर में आया। तो फिर पिताजी को लगा कि अब इसको रोकना है, तो उन्होंने फिर परमिशन दे दी। ये जैसे आपने एक बात कही अशोक मस्ती पाजी की, जब तक, पिता की बात कर रहा हूं, जब तक बेटा कहीं अखबार में या बेटी अखबार में या टीवी पर आ ना जाए तब तक यकीन नहीं होता। हमारी नहीं सुनते हैं, लेकिन दूसरा अगर आके बता दे ना, परिवार का पड़ोसी आके बता दे, गांव के लोग बता दे, फिर उनके अंदर से एक खुशी होती है दिल से, और फिर उसके बाद उनका आशीर्वाद हमें मिल जाता है। पहले मार मिलती है उन्हीं थप्पड़ों से, उसके बाद आशीर्वाद मिल जाता है। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि उनका लाइफ का, पेरेंट्स का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। वो हमारे लिए फिक्रमंद होते हैं। उनको लगता है कि कोई कहीं ये किसी ऐसी लाइन में ना चला जाए कि 10 साल बाद ये ना उधर का रहे ना उधर का रहे। तो पुराने जितने भी बुजुर्ग थे, आप सोचते होंगे, आपको पता ही है कि वो ये सोचते थे कि जो हम काम कर रहे हैं इसका हमें पास एक्सपीरियंस है, हम इसको गाइड कर सकते हैं, हम इसको सिक्योर कर सकते हैं, आंखों के सामने रहेगा, बिजनेस संभालेगा, भाई का साथ देगा। तो एक फिक्स सा फॉर्मेट होता था लाइफ का। अच्छा, आपकी जिंदगी में भाई बहनों की अगर मैं बात करूं, उनकी कितनी भूमिका रही है आपके काम को लेकर? और वैसे आप सबसे छोटे परिवार में हैं, तो छोटों को वैसे लाड़ प्यार भाई बहन से ज्यादा मिलता है। हाँ नहीं, उनका सबका तो सपोर्ट रहा ही है। मेरे दीदी, बड़े दोनों दीदी मेरे, एक कनाडा में है, एक पंजाब में है, वो ऑलवेज मुझे इनकरेज करते थे और पिताजी से बात करते, अगर ये करना चाह रहा है तो इसको करने दिया जाए, ऐसा ना हो कि कल कोई ये कहे कि आपने मुझे कुछ करने नहीं दिया। तो बहनें, थोड़ी रेवोल्यूशन था उनके माइंड में कि ये कुछ कर सकता। अच्छा, वहाँ आज की बात करें, गिद्दड़बाहा की जो मिट्टी की खुशबू है वो कितना आपको बुलाती है, कितना आप अपनी तरफ आपको आकर्षित करती है? क्योंकि गांव की जो गलियां होती हैं उनको भूल पाना आसान तो नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता आसान, और मैं भूला भी नहीं हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मुझे
मेरे माताजी अभी भी वहीं रहते हैं, मेरा भाई वहीं है। और मैं जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं डेफिनेटली जाता हूँ, और वहाँ जाके मैं कोशिश करता हूँ कि अपने दोस्तों से, अपने पुराने राइटर दोस्त जो हैं, सिंगर भाई जो हैं, उनके साथ बैठ के महफिल लगाई जाए और पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। लिखने का आपने जिक्र किया, तो अक्सर हम देखते हैं कि जो गायक होते हैं वो वक्त जब मिलता है तो कुछ लिखने पर भी अपना हाथ चलाते हैं, लिखने की कोशिश भी करते हैं। आपके अंदर इस प्रकार का हुनर लिखने का है, या आपने कभी इसके बारे में सोचा है जिंदगी में कि लिखना भी बड़ा अच्छा है? पढ़ना तो है ही, अच्छा अच्छा साहित्य पढ़ना। पंजाब के ज्यादातर जो सिंगर हैं वो बुल्ले शाह को देखते हैं या हीर पढ़ते हैं। आपसे मैं पूछना चाहूँ तो आप क्या लिखते हैं? और पढ़ने की बात करूँ तो कौन सी चीजें आपको ज्यादा अपने दिल के करीब लगती हैं कि उनको पढ़ना अच्छा लगता है जब भी वक्त मिलता है? देखिए, मैं बिल्कुल खुद लिखता हूँ। मेरे बड़े सारे गाने, पंजाबी अली होगी, भी वार रब्बा मैनू प्यार हुआ, मोहब्बतें, ये सारा गाने मेरे अपने लिखे हुए। सो और मैं, जहाँ तक पढ़ने की सवाल है, शिव बटालवी को मैं बहुत पढ़ता रहा हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ। बुल्ले शाह को मैंने ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ है, वारिस शाह, हीर वारिस शाह को। तो ये तो एक अच्छे हमारे बहुत बड़ा लिटरेचर है पंजाबी का, कि जिसको हर पंजाबी को पढ़ना चाहिए, स्पेशली आर्टिस्ट को। लेकिन आजकल नए दौर में जिन लोगों को पढ़ता हूँ मैं, बशीर बद्र साहब को भी कई बार पढ़ लेता हूँ। मैं उर्दू भी पढ़ने का शौकीन हूँ। तो जो अच्छा राइटर हाथ में आ जाए पढ़ ही लेता हूँ। ये जो भाषाओं की जो दीवारें हैं, अक्सर हम देखते हैं कि जो भाषा जो होती है वो लोग उसको दीवार समझ लेते हैं, जबकि हकीकत ये है कि जो भाषा जो होती है उसके अंदर इन दीवारों को तोड़ने की क्षमता होती है। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, ये वो भाषाएं हैं जो हालांकि एक दूसरे से मिलती जुलती, इनकी शब्दावली इतनी ज़्यादा एक दूसरे के करीब है, तो जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, लेकिन लोग इनको कहीं ना कहीं अपना समझ लेते हैं, अपनी बपौती समझ लेते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, हर भाषा की अपनी एक ग्रेस है। हिंदी नो डाउट हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो ये हम सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है जी। अगर हिंदी हम सीखेंगे, बोलेंगे और हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया के लोगों से, क्योंकि म्यूजिक में इस वक्त बड़ा जरूरी है कि या तो आपको इंग्लिश आती हो या आपको वो भाषा आती हो जो हिंदुस्तान में पूरी बोली जाती है। तो अगर मुझे मान लीजिए बंगाली में कुछ लिटरेचर मंगवाना है तो मैं बंगला तो पढ़ नहीं सकता, तो जरूरी नहीं कि वो पंजाबी में लिटरेचर वहां से मिले, तो हिंदी में तो मिल जाएगा। तो ऐसे ही और लैंग्वेज, तो हर लैंग्वेज की कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर जुबान की अपनी एक अहमियत है, हर जुबान की अपनी एक मिठास है। हाँ, आपको अपनी माँ बोली जो है, आपकी मातृभाषा, उसको नहीं भूलना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय भाषा का अपना एक महत्व है जो हमें पूरी दुनिया से करती है। बस्ती पाजी, काफी देर से लोग ये सोच रहे होंगे कि बातों बातों में वक्त गुजारेंगे, कुछ सुनेंगे कि नहीं, तो आपने अपना कुछ लिखा, जैसे आपने कहा कि बहुत से गीत लिखे हैं मैंने, तो उन गीतों में से आपके करीब कौन सा गीत है जो आप सुनाना चाहेंगे? चंद लाइनें उसकी गुनगुना दीजिए आप प्लीज। बहुत सारे गाने हैं, लेकिन एक गाना जो अक्सर मेरे को फरमाइश आती है वो मैं सुनाना चाहूंगा। जी, स्वागत है। रब्बा मैनू प्यार होया, हो रब्बा मैनू प्यार होया, रब्बा मैनू प्यार होया, रब्बा रब्बा मैनू प्यार होया, एक सोहनी जी कुड़ी दे नाल, रब्बा मैनू प्यार होया, हो रब्बा मैनू प्यार होया, ओदियां यादां विच डुब्बिया रहिंदा दिल, चैन आवे ना, हाँ ओदियां यादां विच डुब्बिया रहिंदा दिल, चैन आवे ना, हाँ ओदियां यादां विच डुब्बिया रहिंदा दिल, चैन आवे ना, ओ मेरी ते मैं उसदा, मेरी जिंदगी दा बड़ा सवाल, रब्बा मैनू प्यार हुआ, ओ रब्बा मैनू प्यार होया। ये जिंदगी की हकीकत है या फिर लिखने के लिए, गाने के लिए इसको लिख दिया था आपने? ये जिंदगी की हकीकत भी है और मेरा ही लिखा हुआ गाना, कंपोजिशन भी मेरा ही। अच्छा, जीवन में ऐसा कितनी बार, हम चाहेंगे कि अगर आप चाहें तो बता सकते हैं, ऐसा एक ही बार हुआ कि जिंदगी में कई बार हुआ? नहीं, देखिए, अब तो ये एक गाना भी बड़ा पीछे पॉपुलर हुआ जी, कि वो, ये जरूरी नहीं कि प्यार एक बार ही हो, प्यार दो बार भी हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं देखता हूं कि पंजाब की जो फिल्में हैं, बॉलीवुड की भी फिल्मों की बात करेंगे, पंजाब की फिल्मों की बात करें, हालांकि उनके कंटेंट की बात करूं तो कुछ फिल्में ऐसे बड़ा रिच कंटेंट होता है, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं रिच कंटेंट नहीं होता है, लोग उनको बना जरूर लेते हैं, पैसा भी लगा दिया जाता है। लेकिन आज के दौर की बात करें पंजाबी सिनेमा की,
तो उनको बस्तीबाजी कैसा देखते हैं? कितना उसमें बदलाव आया है, कुछ बेहतर हुआ है या फिर और ज्यादा अच्छा करने की उसमें जरूरत दिखती है? देखिए, पंजाबी सिनेमा जिस तरीके से ग्रो कर रहा है उस हिसाब से अभी बहुत कुछ होना पंजाबी सिनेमा में बाकी है, मैं ये मानता हूँ। बिकॉज पंजाबी अभी तक तो हम लोग उन सब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो एक नॉर्मल सब्जेक्ट चलते हैं, कि कॉमेडी हो गई या किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके पिक्चर बना दी। लेकिन अभी बड़े अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, कॉर्पोरेट अब काफी पंजाबी मूवीज पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पे जो है वो फिल्में बनेगी। क्योंकि अगर आप देखें तो मिल्खा सिंह हो फिल्म या कोई इस टाइप की फिल्में जो पंजाबी सब्जेक्ट की फिल्में, वो अभी बड़ा स्कोप है कि पंजाबी में काफी फिल्में बन सकती हैं। बॉलीवुड में पंजाबी गानों की बड़ी धूम रहती है। अब कितनी फिल्में बने, आजकल हम देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से कि कोई फिल्म आती है उसमें दो तीन गाने ऐसे होते हैं, या तो उसमें पंजाबी म्यूजिक नजर आता है या पंजाबी बोल उसमें नजर आते हैं, कुछ ना कुछ, या फिर पंजाबी कलाकार तो होते ही होते हैं। यानी बॉलीवुड इससे कभी अछूता रह ही नहीं सकता है। ये बड़ा पुराना एक दौर रहा है राजपूत साहब के टाइम से। मैं कोई झूठ बोल लिया कोई ना, या उसके बाद उड़े जब जब जुल्फे तेरी, ये जितने भी गाने पंजाबी बेस्ड पे रहे हैं बहुत बड़े हिट रहे हैं। उससे ऑलमोस्ट नॉर्थ का पूरा एरिया कवर हो जाता है। और पंजाबी बीट ऐसी बीट है जो बॉलीवुड के बाद सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। अगर आप देखें जहां बॉलीवुड के गाने बजेगा पंजाबी गाना बजेगा ही बजेगा। तो एक वही बात आप ठीक कह रहे हैं कि सिमिलर एक जुबान मिलती जुलती है। पंजाबी और हिंदी में लफ्ज, बहुत सारे लफ्ज ऐसे हैं जो आपस में बिल्कुल सिमिलर है। तो एक कारण है कि इजी जुबान होने की वजह से परफॉर्मेंस एनर्जी है पंजाबी म्यूजिक में। तो हर बंदा जब शादी होती है, क्लब होती है, पार्टी होती है, तो उसमें पंजाबी म्यूजिक को सुनना बजाना पसंद करते हैं। तो एक रीजन है कि पंजाबी म्यूजिक को ज्यादा पसंद किया जाता है। और पंजाबी, और कोई भी, मैं कहता हूँ जब भी किसी लैंग्वेज का अच्छा टाइम आता है तो बॉलीवुड वाले उसको अपनी फिल्मों में लेते ही लेते हैं। कभी राजस्थान का फोक आता है, कभी हरियाणा का आ जाता है। और पीछे देखोगे आप, सुल्तान फिल्म बन गई, तन्नू मन्नू बन गई, जितनी भी फिल्में बनी वो हरियाणा के कल्चर के बेस पे थी, दंगल की। तो ये दौर आता है जब एक कोई भी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज पॉपुलर होती है तो बॉलीवुड वाले उसको कैश करने से कभी चूकते नहीं। अच्छा, आपके करीब, दिल के करीब की बात करूं, हिंदी सिनेमा में कौन से ऐसे कलाकार हैं जो आपको लगता है कि इन्होंने बहुत बेहतर काम किया? हालांकि बहुत सारे कलाकार हैं लेकिन उसमें चुनाव करना आसान नहीं होता, फिर भी कुछ चंद कलाकार ऐसे होते हैं वो हर किसी के दिल के करीब होते हैं। उनकी एक्टिंग अच्छी लगती है, उनका अंदाज बेहतर लगता है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी होती है, या फिर उनका स्टाइल, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। आपको कौन ज्यादा अच्छे लगते हैं बॉलीवुड में? देखिए, पुरानों की बात करें। हाँ, अक्षय पाजी बहुत अच्छा है, पिछले 20-25 साल से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अक्षय कुमार पाजी ने जी। और आमिर खान है, मुझे बहुत पसंद है, सलमान भाई बड़े पसंद है। और सभी, देखिए, हर स्टार की अपनी एक ऑडियंस है, हर स्टार का अपना एक स्टाइल है। किसी का डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, किसी की पर्सनैलिटी अच्छी है, किसी में एनर्जी अच्छी है। रणबीर कपूर कितना नेचुरल एक्टर है, देखिए आपको पता नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। या नवाजुद्दीन सिद्दीकी है जैसे, कितना अच्छा कर रहे हैं। तो हमारा बॉलीवुड पूरा भरा हुआ है स्टारडम से और स्टार से। अमिताभ बच्चन साहब से लेके आज के दौर तक सारे स्टार बहुत अच्छे हैं, मुझे सभी पसंद है। मेरा पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलर इसी आर्टिस्ट का फैन हूँ। आपको अगर आप कोई फिल्म करना चाहें तो आपके जहन में क्या आइडिया होगा कि मुझे इस तरीके की फिल्में मुझे अच्छी लगती हैं, और अगर मैं अभिनय भी करूंगा या जो भी मैंने काम किया है खासकर सिनेमा जगत में, तो मुझे ये वाला कैरेक्टर इस तरीके का मुझे पसंद है या इस तरह की फिल्में ज्यादा पसंद है, इसमें ये खास बात होनी चाहिए। आपको कौन क्या चीज अच्छी लगती है? मुझे फुल ऑफ लाइफ वाले जो रोल है, जैसे रणवीर सिंह करता है आजकल। रणवीर सिंह को देखते हो आप, रणवीर सिंह जिस तरीके से फुल ऑफ एनर्जी के साथ स्क्रीन पे आता है, जो भी रोल करता है, तो उस टाइप का कुछ मिले तो ऑफकोर्स मैं करना पसंद करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि वैसी एनर्जी हो स्क्रीन पे। तो वो फिल्म बॉलीवुड की शुरुआत वहां से हो या फिर वो चाहे पंजाबी सिनेमा से हो, कहीं से भी हो? बॉलीवुड से हो तो नथिंग लाइक इट, पंजाबी में तो हो ही जाने। अच्छा अशोक मस्ती जी, थोड़ा सा कुछ चंद सवाल और करेंगे, उसके बाद फिर वक्त का भी थोड़ा ध्यान रखना, आपका भी ज़्यादा वक्त नहीं खराब करेंगे। मैं सिंगर्स की बात कर लेता हूँ, पुराने सिंगर्स में बात करें, हिंदी सिनेमा की बात कर लेते हैं सिंगर्स की, जैसे लता जी हैं, किशोर दा रहे हैं, रफ़ी साहब हैं, उनमें से आपको कौन से सिंगर ज़्यादा पसंद है? उनकी जो अंदाज है गाने का, किसका अच्छा लगता है? देखिए, ये लोग जिन आर्टिस्ट का आपने नाम लिया, लता जी, रफ़ी साहब,
किशोर दा, मनाडे जी, सुरेश वाडेकर साहब, ये लोग अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। ये गायक नहीं, ये इंस्टीट्यूट है। इनके एक कंपोजिशन गाने के लिए आपको 15-15 दिन, 20-20 दिन उसके बारे में सोचना पड़ता है कि इन्होंने एक्सप्रेशन कैसे दिया होगा। छलकाए जाम रफी साहब ने जिस तरीके से कहा है, वो कोई आपको ट्रेनिंग नहीं सिखा सकती, वो कुदरत की तरफ से है वो चीजें। अगर आप ट्रेनिंग से कहोगे भी तो फील नहीं आएगा। तो ये बड़े लोग हैं, ये इनका नाम ही काफी। अगर आपने रफी साहब को 2-4 साल सुन लिया तो आप काफी कुछ गाने की बारीकियां सीख सकते हैं। लता जी का तो हर गाना ही अपने आप में क्लासिकल राग है। मतलब जो उन्होंने 3 घंटे का जैसे उस्ताद लोग राग गाते थे, उसको मधुबंती में अगर कुछ गाया है तो 3 मिनट में उसने सब कुछ वो उसी में बोल दिया। तो वो बड़े लोग हैं। लेकिन आज चलो गाना जो चल रहा है वो गाना तो अब इंटरटेनमेंट है, मैं उसको ये तो नहीं कहूंगा कि, लेकिन फिर भी आज भी अच्छा गाने वाले बहुत अच्छे हैं। अरिजीत बहुत अच्छा गा रहे हैं, सोनू निगम बहुत अच्छा गाते हैं, सुखविंदर पाजी हमारे आज के दौर के बहुत अच्छे। सो आज भी अच्छा है। तो लेकिन वो लोग तो बड़े लोग, उन लोगों का तो नाम, हम लोगों को उनका गाना सुनना ही आ जाए यही काफी। आप कोई सुनाना चाहें, आपको उनमें से कुछ कोई गाना अच्छा लगता हो, आप ये चाहें कि मुझे इस कलाकार का, इस इंस्टीट्यूट का ये गाना बढ़िया लगता है, आपने जैसे नाम लिया, वाकई में साक्षात्कार संगीत की प्रतिमूर्ति ऐसी रही हैं जिनका आज भी लोग उसी तरह से मान सम्मान करते हैं जैसे पहले हुआ करता था। रफी साहब का एक गाना मैं अक्सर वो अपने गानों में मिक्स करके गाता हूँ, छलकाए जाम आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम, छलकाए जाम। आप भी गा रहे हैं? बिल्कुल साथ साथ। आप ही का नाम लेकर पी है सभी ने, पी है सभी ने, ला 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 ला, प्यालों के सीने, प्यालों के सीने, यहाँ अजनबी कोई नहीं, ये है आपकी आंखों के नाम, छलकाए जाम। एक अंदाज है गानों में, वो जो उस दौर की और आज के दौर की तुलना करें तो ऐसा लगता है कि वो लोग जो गाकर चले गए, आज हम उसकी नकल कर सकते हैं, आज हम उसको सुनकर के कुछ सीख सकते हैं, ऐसा तो संभव है। लेकिन आज भी बहुत सी ऐसी चीजें जिन पर बहुत से कलाकार काम कर रहे हैं, कुछ नया नया करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको मौका मिलता है, वक्त मिलता है, तो आप क्या ऐसा करना चाहेंगे जो पुराना है लेकिन उस पुराने को नए में ढालना या फिर नया कुछ करना है? आपके जहन में क्या चल रहा है कि ये जरूर मुझे अपनी जिंदगी में करके जाना है एक बार और दिखा देना है कि ये मैंने अलग किया है? ये ऐसा ही है जैसे अब मान लीजिए तुलसीदास जी ने या महावीर महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दिया। अब उस रामायण को आप कैसे लिखोगे दोबारा? बिल्कुल। तो हम एक्ट कर सकते हैं, उस रामायण के ऊपर हम एक्ट जरूर कर सकते हैं। और सब आजकल मुझे लग रहा है सब हम लोग एक्ट ही कर रहे हैं। बाकी गाना तो जो रफी साहब, लता जी या किशोर दा ये सब गाते हैं, तो बस उसका बस हम थोड़ा बहुत हम अपना पंजाबी जी कहते हैं आपदा रांझा राजी कर लेने गा के बस, और लोग खुश हो रहे हैं। तो मैं अगर कुछ करना चाहूंगा तो ऑफकोर्स रफी साहब का कोई गाना कभी जिंदगी में गुनगुनाना चाहूंगा कि शायद वो सुकून मिल जाए मुझे भी और शायद थोड़ा बहुत ऑडियंस। आजकल हम देखते हैं कि इस दौर में पुरानी चीजें निकल कर आ रही हैं, दूरदर्शन पर भी आ रही हैं, तमाम जो ऐसे चैनल हैं जिनके पास अब वक्त नहीं है नया कुछ बनाने का, करने का। तो ये लॉकडाउन का एक असर है, लेकिन इस असर के साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं कि वो चीजें जो हम कभी देखते थे, रामायण हम देखते थे बचपन में, महाभारत देखते थे, दोबारा उसको देख पा रहे हैं। ये लॉकडाउन का दौर नहीं है, ये लॉकडाउन है ही नहीं। इस मनोरंजन की दुनिया में ये हमारी मजबूरी नहीं है देखना। मत देखिए ना अगर आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन वो चीजें अच्छी हैं। इससे पहले हमने उनको तवज्जो नहीं दी। हमारे घर में हमारे माँ बाप थे, हमें पता ही नहीं था कि उनके पैरों में भी जन्नत है। आज हमें फील हो रहा है कि हम 2 घंटे चलो माँ बाप के साथ बैठ के कुछ बातें ऐसी कर सकते हैं। हम सारी चीजें गूगल पे ढूंढने के चक्कर में जो हमारे पास असल ज्ञान था उसको भूलते जा रहे थे। तो अब ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये लॉकडाउन हमें ये सिखा के जाएगा
कि भैया ये असल हमारी औकात ये है, हम लोगों की असलियत ये है, हमें इसके साथ जुड़ना है। हमारी बॉडी को, हमारे दिमाग को, हमारे स्ट्रक्चर को मैकडॉनल्ड ताकत नहीं देगा। हमारी वही खालस रोटी, दाल रोटी और साग और लस्सी और क्योई हमें ताकत देगा। यही हमारे हवा पानी के हिसाब से, हमारे हिंदुस्तान की कल्चर के हिसाब से हमारी जिंदगी और जीवन के लिए जरूरी है। इस कुदरत ने दिखा दिया है कि मेरे सामने आप कुछ भी नहीं है, लेकिन ये भी है कि ऐसा एहसास करा दिया है, और हम आने वाले कल के बारे में ये सोच सकते हैं कि अगर इसके प्रति ज्यादा हम औद्योगिकरण की तरफ, भाग दौड़ की तरफ या उन चीजों की तरफ गए तो फिर ये अपना रंग कभी भी दिखा सकती है। नहीं, वो कुदरत तो कभी भी आपके साथ नाइंसाफी नहीं करती। कुदरत तो आपको इतना बढ़िया फ्री में, इतनी अच्छी एयर आपको मिल रही है, इतना अच्छा स्वच्छ पानी कुदरत ने दिया आपको, इतने अच्छे रास्ते दिए, इतने अच्छे पहाड़ दिए, इतने अच्छे पक्षी दिए, इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी, हमने खराब कर दिया। बहुत बढ़िया बात सर। हमने खलल डाल दिया उन चीजों को। कुदरत के लिए, कुदरत ने जो इंसानों के लिए अच्छी अच्छी चीजें दी थी, उसको हमने डिस्ट्रॉय करने का किया अपने गलत दिमाग के हिसाब से। तो वो कुदरत तो कभी आपके साथ नाइंसाफी करती नहीं। हम कहीं ना कहीं इसको समझने में भूल कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज आप देंगे? और उसके बाद आखिरी जो मेरा आपसे सवाल और मेरी रिक्वेस्ट भी आपसे रहेगी कि जो ग्लासी 2 है उसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ऐसे लोगों को एक मैसेज आप दें जो आपके फॉलोअर हैं, आपको पसंद करते हैं, और इस वक्त खबर फास्ट को जो लोग देख रहे हैं उनको एक बेहतर आप मैसेज दें। वही एक है ना हमारा पहला सुख, वो क्या, पहला निरोगी काया। जी हाँ, निरोगी, दूजा धन माया। तो हाँ, तो पहला सुख जो है वो निरोगी काया है। अगर आपकी काया निरोगी नहीं है तो आप जीवन में कोई भी काम जो है वो अच्छा नहीं कर सकते। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने खान पान का ध्यान रखिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप हेल्दी हैं तो पानी भी आपको टेस्टी लगेगा जी, पानी भी आप आनंद से पिएंगे। बहुत उत्तम बात है। और अगर आप हेल्दी नहीं है तो फिर आप जो मर्जी मसाले खा लें, आप दारू पी लें, आप मर्जी खा लें, आपको आनंद नहीं आएगा। सो आपके आनंद के लिए आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, नेचर के साथ खिलवाड़ मत करिए, वो चीजें खाइए जो कुदरत ने आपके लिए बनाई है, जो आपके लिए नहीं बनाई। एक पहलू छोटा छूट गया, लिखने में अक्सर देखते हैं कि बड़े बड़े जो कलाकार होते हैं, आप जैसे लोग होते हैं, वो कुछ ऐसे अंदाज भी उनका होता है, शायराना अंदाज भी होता है, मन में कुछ एक शेरो शायरी की भी एक ललक होती है, तो वो भी आपके जहन में होगा, आप भी ऐसा कुछ करते रहे होंगे। कुछ आपके दिल के करीब कुछ शेर ऐसा हो को आपको अपना या किसी और का अच्छा लगता हो, आप सुनाना चाहें? मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला, साजिश, अपने यूट्यूब चैनल पे, अशोक मसीह यूट्यूब चैनल पे। उसके 2 ही मुझे मुखड़े याद है कि साजिशों का दौर है चौकस रहें, साजिशों का दौर है चौकस रहें, आंधियों का शोर है चौकस रहें। क्या बात है। साया ही जब साथ ना दे, मुर्शद की ही ठोर है चौकस रहे। चौकस तो बस अपने मुर्शद की ठोर पकड़े, अपने उस्ताद का, अपने गुरु का, अपने माँ बाप का पैर पकड़ के रास्ता ढूंढें, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अपने आसपास जो आपके अच्छे लोग हैं उनको प्यार जताइए, बताइए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, क्योंकि वक्त पता नहीं अब इस लॉकडाउन में से कौन बाहर निकलेगा, कौन बाहर अपने जीवन को आगे आनंद ले पाएगा, कोई नहीं जानता। लेकिन सब पॉजिटिव हैं, सब वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये सब चीजें खत्म हो, हम अपने जो दौर के लिए आगे बढ़े। बड़ा इसमें एक जोक भेजा था, है तो जोक, लेकिन इसमें पॉजिटिविटी बहुत छुपी हुई है। पंजाब बंदे ने मुझे भेजा कि जी अमेरिका, कनाडा या फ्रांस, स्पेन की जो औरतें हैं वो बेचारी घर में बैठी इस डिप्रेशन में कि हम जिंदा बचेंगी या नहीं बचेंगी, लेकिन पंजाब की औरतों ने आने वाले 2 साल के लिए अचार डाल के रख दिया अपने घर वालों के लिए आम का। डोंट वरी। लेकिन वो अपना कहीं ना कहीं उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट तो रहती है, कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं। ये तो हमारे बुजुर्गों की, हमारे जो बड़े हैं उनका एक हमारे लिए आशीर्वाद के तौर पर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि ये बच्चा क्या खाएगा पिएगा, हम कुछ करके छोड़ देते हैं उनके लिए। ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। हमारी माएँ, हमारी बहनें या हमारी जो मासियाँ, बुआ, वो उनको फिक्र होता था कि ये सर्दी आ रही है तो पिन्नियां बनानी है जी, पिन्नी बना के बच्चों के लिए रख दो। हॉस्टल में हमारे पास पिन्नी आते थे डब्बे भर भर के, पंजाब से घी आता था कि मुंडा चलो जी हॉस्टल पढ़दा, उत्थे
जिम करता होना उन्होंने घ्यो चाहिए या सो एक हमारे कल्चर का हिस्सा कि हम कितने फिक्र करते हैं अपने बच्चों का। तो ये इसी फिक्र में ही हमें आज तक इमोशनल रखा हुआ है, जिंदा रखा हुआ है। हम लोग हर बात को इमोशन से फील करते हैं। चलिए बस्ती बाजी, अब आखिरी जो एक छोटा सा मेरा एक रहता है सवाल भी कहूंगा और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि ग्लासी 2 को लेकर थोड़ी चर्चा हो जाए। ये जो आया कैसे आया, इसके पीछे की कहानी क्या है, और उसको गुनगुनाते हम कार्यक्रम को समापन की तरफ लेकर चलेंगे। मैं आज थोड़ा सा समापन किसी और तरीके से करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो। हाँ जी, स्वागत है। मैंने अभी 3-4 दिन पहले अपना एक गाना लॉकडाउन पे लिखा है। लिखा तो डॉक्टर केवल अरोड़ा ने है, गाया मैंने, कंपोजिशन मेरा, मैं वो शेयर करना चाहूंगा। जी जी। रुताए उदास यारा सदा नहीं हो रहनिया, रुताए उदास यारा सदा नहीं हो रहनिया, बदली है रुत चाहे सुखियां नी टहनिया, फुट पैने पत्ते फुल फल लग जाणगे, हौसला ना छड़ी, हौसला ना छड़ी, दिन फेर मुड़ आणगे, हौसला ना छड़ी, दिन फेर ओही आणगे, हौसला ना छड़ी। कर बैठे शायद असी बहुता ही गुमान सी, ओदे रंगा तो बनी बैठे अनजान सी, बैठे अनजान सी, पता लग गया कि असली वजूद साडा, रुखी सुखी बंदे ओदी रजा विच खाणगे, हौसला ना छड़ी, हौसला ना छड़ी, दिन फेर मुड़ आणगे, हौसला ना छड़ी। बहुत बहुत उम्दा आपने गाया सर, और ऐसे माहौल में इस प्रकार का जो गीत है वो लोगों को जरूर हौसला देगा, उन लोगों को जिंदगी के प्रति ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश देने वाला है कि जो कुछ है इस वक्त जो चल रहा है वो बदलेगा। अगर अब अंधेरी रात है तो अंधेरी रात के बाद उजाला होगा, ऐसा ही संदेश आपने हमारे दर्शकों को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा हमें। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए। बिल्कुल सर, वेलकम सर। तो आप इस वक्त अशोक बस्ती को सुन रहे थे, उनके मैसेज को आपने सुना होगा, समझा होगा कि ये वक्त जो है, इस वक्त जो चल रहा है ये बदलेगा, और आज हमें क्या करना है उसको लेकर उन्होंने बताया कि हमें सावधानी रखनी है, अपने खान पान का ध्यान रखना है, और जो हम नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं उनसे भी हमें अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि ये सेहत के लिए घातक हैं। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।